आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ये जो ग्रामीण जीवन था, उस पर कई स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, शोध हैं, नोट्स भी हैं। हाँ। हम बंगाल के जमींदारों से बात शुरू करेंगे, फिर राजमहल की पहाड़ियों में जाएंगे जहां पहाड़िया और संथाल समुदाय थे, और फिर पश्चिम में दक्कन का रुख करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण भारत पर अपनी पकड़ कैसे जमाई, उनकी वो राजस्व नीतियां वो क्या थीं, और सबसे जरूरी, इन नीतियों ने आम लोगों की जिंदगी को, उनकी रोजमर्रा की हकीकत को कैसे बदल दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनों की बात नहीं है ना, ये भी है कि लोगों ने इन बदलावों को कैसे झेला और कभी-कभी कैसे उनका विरोध किया। सही कहा। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वो सरकारी नीतियां तय करती थीं कि कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब रह जाएगा, किसे नई जमीन मिलेगी और किसकी अपनी जमीन छिन जाएगी। हाँ। और ये भी याद रखना जरूरी है कि लोग सिर्फ चुपचाप सब सह नहीं रहे थे, उन्होंने इन नीतियों का विरोध भी किया और कई बार ना व्यवस्था को अपनी तरीके से मोड़ा भी। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल और वहां के जमींदारों से। यहीं पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना राज जमाया था, है ना? हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। यहाँ 1793 में स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। हाँ। इसका मतलब क्या था कि कंपनी ने हर जमींदार के लिए एक फिक्स्ड रकम तय कर दी जो उन्हें देनी ही देनी थी। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई जमींदार मतलब वो रकम चुकाने में नाकाम रहता तो उसकी जमीन मतलब पूरी जमींदारी ही वो नीलाम कर दी जाती थी। अच्छा। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है ना? पर असलियत वो काफी पेचीदा थी। जैसे वो बर्दवान का एक मशहूर किस्सा है 1797 की नीलामी का, राजा पर बहुत बकाया था शायद। हाँ बिल्कुल वही बर्दवान के राजा का। उनकी कई जमीनें बिक रही थीं। फिर लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया। नीलामी में ज्यादातर खरीदार कौन निकले? कौन? राजा के ही अपने एजेंट और नौकर। क्या बात कर रही हैं? हाँ, उन्होंने अपने मालिक के लिए ही जमीनें वापस खरीद लीं। आप अंदाजा लगाइए, 95% से ज्यादा बिक्री फर्जी थी। तो मतलब कागज पर जमींदारी गई, पर असल में नियंत्रण उन्हीं का बना रहा। ये दिखाता है कि जमींदार भी चुप नहीं बैठे थे, वो व्यवस्था को चकमा देने के तरीके ढूंढ रहे थे। लेकिन ये सवाल उठता है कि इतने सारे जमींदार वो राजस्व चुका क्यों नहीं पा रहे थे? सुना है कि स्थायी बंदोबस्त के बाद शुरू के सालों में कोई 75% जमींदारियां बिक गई या हाथ बदल गईं। हाँ, ये आंकड़ा सही है और इसके कई बड़े कारण थे। पहला तो ये कि शुरू में ही कंपनी ने राजस्व की मांग बहुत ज्यादा रखी थी। ज्यादा क्यों रखी थी? उन्हें लगा कि भाई आगे चलकर खेती से आमदनी बढ़ेगी तो उसका फायदा जमींदार को न मिले, इसलिए पहले ही ज्यादा मांग तय कर दो। अच्छा, ये बात थी। दूसरा, ये उस वक्त लागू हुआ मतलब 1790 के दशक में, जब खेती की उपज के दाम बहुत कम थे, तो किसानों के लिए जमींदार को लगान देना ही मुश्किल हो गया था। तीसरा, राजस्व की रकम पक्की थी, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, पैसा बिल्कुल तय तारीख को सूरज ढलने से पहले जमा करना होता था। हाँ, वो सूर्यास्त कानून है ना, सनसेट लॉ। बिल्कुल। जरा सी देर हुई नहीं कि जमींदारी नीलाम। और चौथा कारण भी था, स्थायी बंदोबस्त ने ना जमींदार की अपनी ताकत भी कम कर दी थी। कैसे? वो अब ना तो आसानी से लगान वसूल सकते थे, न ही अपने इलाके पर पहले जैसा नियंत्रण रख सकते थे। कंपनी ने उनकी सेना भंग कर दी, कस्टम ड्यूटी वसूलने का हक छीन लिया और उनकी कचहरी मतलब जो लोकल अदालत होती थी उसे कलेक्टर की निगरानी में डाल दिया। तो मतलब जमींदार तो एक तरह से कमजोर पड़ रहे थे। हाँ। लेकिन गांव के समाज में क्या कोई और था जो ताकतवर हो रहा था उसी वक्त? हाँ बिल्कुल, ठीक उसी वक्त गांव में अमीर किसानों का एक नया समूह उभर रहा था। उन्हें जोतदार कहा जाता था, खासकर उत्तरी बंगाल में। जोतदार? हाँ, फ्रांसिस बुकानन ने दिनाजपुर जिले के अपने सर्वे में इनका जिक्र किया है। इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थीं, हजारों एकड़ तक। बाप रे। और ये सिर्फ खेती नहीं करते थे, ये स्थानीय व्यापार और पैसे उधार देने मतलब साहूकारी, उस पर भी नियंत्रण रखते थे। और गरीब किसानों और बटाईदारों पर इनकी जबरदस्त पकड़ थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो जोतदार अक्सर जमींदारों से ज्यादा ताकतवर साबित होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गांव में ही रहते थे, जमींदार तो अक्सर शहर में रहते थे, तो ये गांव में रहकर जमींदार के लगान बढ़ाने की कोशिशों का सीधा विरोध करते, उनके अधिकारियों को काम करने से रोकते थे। अच्छा। और किसानों को उकसाते भी थे कि वे जमींदार को पैसा देने में देरी करें। और जब जमींदारी नीलाम होती थी तो अक्सर खरीदार कौन होते थे? यही जोतदार। बिल्कुल। लेकिन जमींदारों ने भी कुछ तो किया होगा, आसानी से हार तो नहीं मानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। बर्दवान के राजा की तरफ फर्जी बिक्री तो एक तरीका था ही। हाँ। कभी कभी वे अपनी जमीन अपनी माँ या पत्नी के नाम कर देते थे,
क्योंकि कंपनी ने ना महिलाओं की संपत्ति जब्त करने पर कुछ रोक लगाई हुई थी उस वक्त। अच्छा, ये भी चालाकी थी। हाँ, और अगर नीलामी में कोई बाहरी आदमी जमीन खरीद भी लेता तो पुराने जमींदार के लठैत, मतलब लाठी वाले गुंडे, हाँ, वो उसे कब्जा लेने से रोकते थे। कई बार तो आम किसान भी बाहरी लोगों का विरोध करते थे। उन्हें लगता था कि पुराना जमींदार ही उनका मालिक है। तो ये लुका छिपी का खेल चलता रहा। लेकिन फिर हालात बदले होंगे। हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में खेती की उपज के दाम बढ़ने लगे, तो जो जमींदार वो शुरू का मुश्किल दौर झेल गए थे, वे अपनी स्थिति फिर से मजबूत करने में कामयाब रहे। अच्छा, लेकिन आखिरकार उनकी कमर टूटी 1930 के दशक की महामंदी में। तब जाकर जोतदारों ने ग्रामीण बंगाल में अपनी पकड़ सही मायनों में मजबूत की। इन सारे बदलावों का जिक्र आपने कहा 5वीं रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट में मिलता है, जो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश हुई थी। हाँ, ये रिपोर्ट क्या थी और इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश संसद की रिपोर्टों की एक सीरीज थी और ये उसमें 5वीं थी। ओके। इसमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां थीं, कलेक्टरों की रिपोर्टें थीं, राजस्व के आंकड़े थे, बंगाल और मद्रास के प्रशासन पर नोट्स थे, मतलब बहुत कुछ था। ये जरूरी इसलिए थी क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा था। बहुत लोग कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, मतलब मोनोपोली, के खिलाफ थे। क्यों? वो चाहते थे कि भारत का बाजार ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए खोल दिया जाए। तो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया। तो क्या हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह भरोसेमंद मान सकते हैं या इसमें भी कुछ एजेंडा था? इसे सावधानी से देखना चाहिए। बिल्कुल। हाल की रिसर्च बताती है कि इस रिपोर्ट ने शायद जमींदारों की ताकत के पतन और उनकी जमीन छीनने की बात को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अच्छा। जैसा हमने देखा, जमींदारों ने फर्जी बिक्री जैसे तरीकों से अक्सर अपनी जमीनें बचा ली थीं। तो हाँ, रिपोर्ट का अपना एजेंडा भी था, उसे समझना जरूरी है। ठीक है। अब बंगाल के इन हरे भरे मैदानों से निकलकर चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। ये इलाका तो ज्यादा सूखा और पहाड़ी था, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। और यहाँ का जीवन भी बिल्कुल अलग था। फ्रांसिस बुकानन 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ भी गए थे। हाँ, और बुकानन के वर्णन से लगता है कि ये पहाड़ बड़े दुर्गम और खतरनाक थे। वहाँ के लोग, जिन्हें पहाड़िया कहा जाता था, वो बाहरी लोगों से, खासकर अंग्रेज अधिकारियों से बहुत शक करते थे, दुश्मनी रखते थे। मतलब मिलते नहीं थे। बुकानन ने लिखा है कि जब भी वो कहीं जाते, लोग अक्सर अपने गांव छोड़कर भाग जाते थे। अच्छा, ये पहाड़िया लोग कौन थे और उनका जीवन कैसा था? ये मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर थे। वो झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब जंगल के एक हिस्से को साफ किया, जलाया, राख वाली जमीन पर कुछ साल खेती की, फिर उसे छोड़कर नई जगह चले गए। वो खाने के लिए महुए के फूल बीनते थे, बेचने के लिए रेशम के कोकून्स और राल इकट्ठा करते थे और लकड़ी से कोयला बनाते थे। जंगल ही उनकी दुनिया थी, उनकी पहचान का आधार। और ये भी सुना है कि वो मैदानी इलाकों के बसे हुए किसानों पर छापे भी मारते थे। हाँ, ये उनके जीवन का एक हिस्सा था। अकाल के समय ये जरूरी हो जाता था और ये मैदानी लोगों पर अपनी ताकत जताने का तरीका भी था। मैदानी जमींदारों और व्यापारियों को अक्सर पहाड़िया सरदारों को कुछ नजराना देकर, मतलब पैसा या सामान देकर, शांति खरीदनी पड़ती थी। लेकिन ये संतुलन फिर बिगड़ गया। हाँ, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में जब अंग्रेजों ने स्थायी खेती को तेजी से बढ़ावा देना शुरू किया, वो चाहते थे कि जंगल साफ हो, ज्यादा जमीन पर खेती हो, ताकि राजस्व बढ़े, निर्यात के लिए फसलें उगें और एक सभ्य समाज बने। उनके लिए जंगल मतलब जंगलीपन। बिल्कुल। और जंगल में रहने वाले लोग बर्बर और पिछड़े। तो जब खेती बढ़ी, जंगल और चारागाह कम हुए, तो पहाड़िया लोगों और किसानों के बीच झगड़े बढ़ गए। जाहिर है। अंग्रेजों ने पहले तो पहाड़िया लोगों को खत्म करने की एक बहुत क्रूर नीति अपनाई। ये 1770 के दशक की बात है। फिर 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड। उन्होंने शांति बनाने की कोशिश की। पहाड़िया सरदारों को सालाना भत्ता दिया गया, इस शर्त पर कि वे अपने लोगों को काबू में रखेंगे। क्या ये नीति कामयाब हुई? ज्यादातर सरदारों ने तो भत्ता लेने से इनकार कर दिया, और जिन्होंने लिया उनकी अपने ही समुदाय में इज्जत कम हो गई। उन्हें सरकार का पिट्ठू समझा जाने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि पहाड़िया लोग पहाड़ों में और अंदरूनी इलाकों में चले गए।
इसीलिए जब बुकानन 1810-11 में वहां गया तो लोग उसे शक और डर से देख रहे थे। उन्हें वो पुराने दमन की यादें ताज़ा थीं। और ठीक इसी समय एक और समूह इन इलाकों में आ रहा संथाल। हाँ बिल्कुल, संथाल लगभग 1800 के आसपास इस क्षेत्र में बसना शुरू हुए। ये लोग जंगल साफ करने, हल चलाकर जमीन तैयार करने और चावल और कपास उगाने में बड़े माहिर थे। अंग्रेजों ने जब देखा कि पहाड़ियां लोगों को सभ्य किसान बनाने में वे नाकाम रहे हैं, तो उन्होंने संथालों को बढ़ावा दिया। पहाड़ियां हल को हाथ लगाने से हिचकिचाते थे, वो अपनी पारंपरिक झूम खेती छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये एक तरह से कुदाल बनाम हल की लड़ाई बन गई। पहाड़िया की कुदाल और संथाल का हल। बिल्कुल सही कहा आपने। कुदाल जो झूम खेती का प्रतीक था और हल जो स्थायी खेती का। संथालों को आदर्श किसान माना गया। 1832 में एक बड़े इलाके को दामिन एको यानी पहाड़ों का दामन के रूप में सीमांकित करके संथालों को बसाया गया। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि वे यहाँ रहकर हल से खेती करेंगे और स्थायी किसान बनेंगे, और उन्हें जो जमीन दी गई उसका कम से कम 10वां हिस्सा 10 साल में साफ करके खेती लायक बनाना था। इसका नतीजा क्या हुआ? दामिनेकोह का। दामिनेकोह बनने के बाद संथाल बस्तियां बहुत तेजी से फैलीं, बहुत तेजी से। 1838 में जहां सिर्फ 40 संथाल गांव थे, 1851 तक 1473 हो गए थे। अरे वाह! संथाल आबादी 3000 से बढ़कर 82,000 से ज्यादा हो गई। और जैसे जैसे खेती बढ़ी, कंपनी का राजस्व भी खूब बढ़ा। लेकिन क्या संथालों के लिए ये सब कुछ अच्छा ही रहा, या उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ हो रहा था? नहीं, जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जिस जमीन को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया वो उनके हाथ से फिसल रही है। कैसे? सरकार भारी टैक्स लगा रही थी। साहूकार, जिन्हें संथाल दिकू कहते थे, मतलब बाहरी लोग, वो बहुत ऊंची ब्याज दरें वसूल रहे थे और कर्ज न चुका पाने पर जमीन हड़प रहे थे। और तो और पुराने जमींदार भी दामिन इलाके पर अपना हक जताने लगे थे। तो फिर विद्रोह? हाँ, 1850 के दशक तक संथालों को लगा कि इन जमींदारों, साहूकारों और इस अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ना ही होगा, ताकि वे अपनी एक आजाद दुनिया बना सकें जहां उनका अपना राज हो। ये 1855-56 का संथाल विद्रोह था। हाँ, बहुत जबरदस्त विद्रोह था वो। विद्रोह के बाद ही अंग्रेजों ने संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाया। शायद सोचा कि इससे संथालों को कुछ स्वायत्तता मिलेगी और वो शांत हो जाएंगे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों का नजरिया भी बदल दिया। जो संथाल पहले उनको बड़े मेहनती किसान लगते थे, अब वो हिंसक और बर्बर नजर आने लगे। अच्छा, बुकैनन की बात पर वापस आते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक घूमने फिरने वाला यात्री नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, बाकायदा नौकरी करता था। तो उसकी यात्राओं का मकसद? उसकी यात्राओं का खर्च कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को उस जानकारी की जरूरत थी जो बुकैनन इकट्ठा करता था। वो सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं देखता था, वो खास तौर पर उन खनिजों और पत्थरों की तलाश में रहता था जो व्यापार के लिहाज से कीमती हों। अच्छा। वो देखता था कि जमीन को कैसे बदला जा सकता है, कौन सी फसलें उगाकर ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, कौन से पेड़ काट कर बेचे जा सकते हैं। उसकी नज़र पूरी तरह से कंपनी के व्यावसायिक हितों और पश्चिमी तरक्की के विचारों से प्रभावित थी। समझ गया। चलिए अब पश्चिम भारत की ओर चलते हैं, बॉम्बे दक्कन का इलाका, और बात करते हैं 1875 के किसान विद्रोह की। ये पुणे जिले के सूपा गांव से शुरू हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल, 12 मई 1875 को आसपास के गांवों के किसान, मतलब रैयत, इकट्ठा हुए और उन्होंने सूपा के दुकानदारों और साहूकारों पर हमला कर दिया। क्या किया उन्होंने? वे इनके बही खाते और कर्ज के कागजात, वो जो ऋण बॉन्ड होते थे, वो छीनने लगे। उन्होंने खातों को जला दिया, अनाज की दुकानें लूट लीं और कुछ मामलों में साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। और ये सिर्फ सूपा तक ही नहीं रहा? नहीं, ये आग पूना से अहमदनगर तक फैल गई। अगले 2 महीनों में लगभग 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। बाप रे। हर जगह तरीका वही था, साहूकारों पर हमला, उनके बही खाते और कर्ज के कागजात जलाना। साहूकार इतने डर गए कि गांव छोड़कर भाग गए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज अधिकारियों को 1857 की याद आ गई। उन्हें डर लगा कि कहीं ये बड़ा विद्रोह ना बन जाए। इसे दबाने में उन्हें कई महीने लग गए। इस विद्रोह की जड़ें क्या थीं? यहाँ बंगाल जैसी स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था तो नहीं थी, आपने बताया था? नहीं, बॉम्बे दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था।
रैयतवाड़ी। हाँ। देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से हुआ ये कि जमींदारों की आमदनी तो बढ़ी क्योंकि राजस्व तय था और उपज बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था। हाँ, ये तो नुकसान था कंपनी का। बिल्कुल। इसलिए नए जीते गए इलाकों में कंपनी ने सोचा कि सीधे किसानों यानी रैयत से ही राजस्व तय किया जाए। इसमें डेविड रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों के विचारों का भी असर था। उनका मानना था कि जमीन से होने वाली अतिरिक्त आय पर सरकार का हक होना चाहिए। तो रेतवाड़ी में क्या होता था? यह अलग कैसे थी? इसमें सरकार हर रैयत के साथ सीधे राजस्व तय करती थी। जमीन की किस्म देखकर औसत आमदनी का अंदाजा लगाया जाता, किसान की चुकाने की क्षमता आंकी जाती और फिर सरकारी हिस्सा तय होता। और ये स्थायी नहीं था? नहीं, हर 30 साल में जमीन का दोबारा सर्वे होता था और राजस्व दरें बढ़ाई जा सकती थीं। सुनने में तो ये व्यवस्था किसानों के लिए थोड़ी बेहतर लगती है, सीधे सरकार से डील। हाँ, सुनने में, पर यह भी बहुत समस्याग्रस्त थी। कैसे? 1820 के दशक में जब ये लागू हुई तो पहली ही बार में राजस्व की मांग इतनी ज्यादा थी कि कई किसान गांव छोड़कर भाग गए। फिर जब बारिश नहीं होती या फसल खराब होती तो राजस्व चुकाना नामुमकिन हो जाता। 1830 के दशक में चीजें और बिगड़ी। खेती की उपज के दाम बुरी तरह गिर गए और 1832-34 में भयानक अकाल पड़ा। किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए और साहूकारों पर उनकी निर्भरता बढ़ती ही चली गई। और फिर आया अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 तक, और उसके साथ कपास का बूम। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका में लड़ाई छिड़ने से वहां से ब्रिटेन जाने वाली कपास की सप्लाई लगभग बंद हो गई। अब ब्रिटेन के कारखानों को कपास चाहिए थी, तो सारी नजर भारत पर आ गई। तो बॉम्बे के व्यापारियों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने शहरी साहूकारों को एडवांस दिया, जिन्होंने आगे गांव के साहूकारों को पैसा दिया ताकि वे किसानों से ज्यादा कपास खरीद सकें। इसका मतलब किसानों को आसानी से कर्ज मिलने लगा कपास उगाने के लिए। बिल्कुल। दक्कन की रैयतों को अचानक लगा कि कर्ज की कोई सीमा ही नहीं है। उन्हें कपास उगाने के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए तक एडवांस मिलने लगे। साहूकार लंबे समय के लिए कर्ज देने को तैयार थे। तो नतीजा ये हुआ कि 1860 से 1864 के बीच कपास की खेती का रकबा 2 गुना हो गया। 1862 तक ब्रिटेन में आने वाली 90% कपास भारत से जा रही थी। लेकिन ये तेजी, ये बूम हमेशा तो नहीं रह सकता था। बिल्कुल नहीं। 1865 में जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका में कपास का उत्पादन फिर से शुरू हो गया। भारतीय कपास की मांग और दाम दोनों धड़ाम से गिर गए। और फिर अब निर्यातकों और साहूकारों ने हाथ खींच लिए। उन्होंने किसानों को एडवांस देना बंद कर दिया और जो पुराने कर्ज दिए थे वो वापस मांगने लगे। और सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि ठीक इसी वक्त सरकार ने राजस्व की मांग भी बढ़ा दी। हाँ, यही तो सबसे बड़ा झटका था। जिस वक्त किसानों की आमदनी घट रही थी, कपास के खेत खत्म हो रहे थे और कर्ज मिलना बंद हो गया था, ठीक उसी वक्त सरकार ने नए बंदोबस्त में राजस्व की दरें 50 से 100% तक बढ़ा दी। 100% तक? हाँ, अब किसान ये बढ़ा हुआ राजस्व कहाँ से चुकाते? उन्हें फिर साहूकार के पास जाना पड़ा। लेकिन इस बार साहूकार ने कर्ज देने से साफ मना कर दिया। उसे अब किसान की चुकाने की क्षमता पर भरोसा ही नहीं रहा था। अच्छा, तो इसी बात में किसानों को भड़का दिया। हाँ, कि मुसीबत में साहूकार साथ नहीं दे रहा। हाँ, साहूकारों का कर्ज देने से इनकार करना गुस्से का एक बड़ा कारण बना। किसानों को सिर्फ ये गुस्सा नहीं था कि वे कर्ज में डूबे हैं, बल्कि ये भी कि साहूकार उनकी बुरी हालत में साथ नहीं दे रहे थे और गांव के पुराने रीति रिवाजों या जो प्रथागत मानदंड थे उनको तोड़ रहे थे। ये प्रथागत मानदंड क्या थे? मतलब ब्याज वगैरह को लेकर। हाँ, जैसे एक आम रिवाज ये था कि ब्याज की रकम कभी भी मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन अंग्रेजी राज में ये नियम टूट गया। दक्कन दंगा आयोग ने एक मामला जांचा जिसमें साहूकार ने 100 रुपए के कर्ज पर 2000 रुपए से ज्यादा ब्याज लगा दिया था। 2000? बाप रे। हाँ। किसान ऐसी वसूली को सरासर अन्याय मानते थे। और क्या शिकायतें थी साहूकारों से? किसान साहूकारों को धोखेबाज भी मानते थे। वे शिकायत करते थे कि साहूकार कानून का तोड़ मरोड़ करते हैं और बही खातों में हेराफेरी करते हैं। जैसे 1859 में एक कानून आया था, लिमिटेशन लॉ, कि कर्ज का बॉन्ड सिर्फ 3 साल के लिए ही मान्य होगा। इसका मकसद था कि ब्याज सालों साल जमा ना होता रहे। हाँ,
लेकिन साहूकारों ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। वे हर 3 साल पर किसान से एक नया बॉन्ड साइन करवाते और उस नए बॉन्ड में क्या होता, पुराने बॉन्ड का सारा बकाया मतलब मूलधन और जमा हुआ ब्याज वो नया मूलधन बन जाता और उस पे फिर से ब्याज लगना शुरू हो जाता। अरे ये तो अंतहीन सिलसिला हो गया। बिल्कुल। तो ये बॉन्ड और दस्तावेज ही जुल्म के निशान बन गए थे। किसानों को तो पढ़ना लिखना आता नहीं होगा ज्यादातर को। बिल्कुल। उन्हें अंगूठा लगाने या दस्तखत करने पर मजबूर किया जाता था, पर उन्हें पता नहीं होता था कि वे किस चीज पर अंगूठा लगा रहे हैं। उन्हें लिखे हुए शब्द से डर लगता था, पर कर्ज के बिना गुजारा नहीं था और साहूकार बिना बॉन्ड के कर्ज देते नहीं थे। और जब कर्ज बहुत बढ़ जाता तो किसान को अपनी जमीन, बैलगाड़ी, जानवर सब कुछ साहूकार को देना पड़ता था। एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाता था वो। जब ये दंगे फैले तो सरकार ने इसकी जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग बनाया है ना? हाँ, बंबई सरकार पहले तो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन भारत सरकार जो 1857 से डरी हुई थी, उसके दबाव में आयोग बना। इस आयोग ने 1878 में ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट पेश की, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहते हैं। ये इतिहासकारों के लिए जरूरी स्रोत है। हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें रैयतों, साहूकारों, गवाहों के बयान हैं, राजस्व, कीमतों, ब्याज दरों के आंकड़े हैं, कलेक्टरों की रिपोर्टें हैं, बहुत कुछ है जिससे दंगों को समझा जा सकता है। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा, क्या इस रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? ये भी तो सरकारी नजरिया ही होगा। बिल्कुल, यहाँ भी सावधानी बरतनी होगी। ये सरकारी स्रोत है और इनमें घटनाओं का सरकारी नजरिया ही झलकता है। आयोग से खास तौर पर पूछा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग इन दंगों का कारण थी। और आयोग ने क्या कहा? आयोग ने सारे सबूत देखकर नतीजा निकाला कि नहीं, सरकारी मांग कारण नहीं थी, असली दोषी तो साहूकार थे। अच्छा, ठीकरा साहूकारों पर फोड़ दिया। हाँ, ये बात अंग्रेजी रिकॉर्ड में अक्सर मिलती है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं होती थी कि लोगों का गुस्सा कभी सरकारी नीतियों की वजह से भी हो सकता है। इसलिए सरकारी रिपोर्टों को हमेशा दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखना चाहिए, अखबारों से, गैर सरकारी लेखों से, कानूनी रिकॉर्ड से या लोगों की ज़बानी यादों से। तो हमने देखा कि कैसे स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी, इन औपनिवेशिक नीतियों ने बंगाल से लेकर दक्कन तक भारत के ग्रामीण जीवन को कितनी गहराई से बदल दिया। जमींदार हों, पहाड़िया हों, संथाल हों या दक्कन के रैयत, सबने इन बदलावों को महसूस किया और अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। किसी ने चालाकी से, किसी ने विरोध करके। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे कपास के बूम और फिर उसके खत्म होने जैसे आर्थिक उतार चढ़ाव ने लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला। उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जिससे निकलना मुश्किल था और आखिरकार विद्रोह तक पहुंचाया। ये कहानी सिर्फ नीतियों की नहीं है, ये लोगों के अनुभव, उनके संघर्षों और टिके रहने की, मतलब जिंदा रहने की जद्दोजहद की कहानी भी है। बिल्कुल। इन स्रोतों की पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, जिस तरह उस जमाने में वो कर्ज के बॉन्ड और कानूनी दस्तावेज किसानों के लिए शोषण का, उत्पीड़न का हथियार बन गए थे, क्या आज की दुनिया में जानकारी तक पहुंच या जो ये जटिल सिस्टम है, उन्हें समझने की क्षमता में जो फर्क है, जो असमानता है, वो भी इसी तरह के शक्ति असंतुलन पैदा कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। कि क्या जानकारी का अभाव या जटिलता को ना समझ पाना आज के दौर का नया बॉन्ड है? हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।